कान बहना या कान से डिस्चार्ज आना, ये एक बहुत कॉमन ईएनटी प्रॉब्लम है जिसे अक्सर लोग मरीज़ लेके ओपीडी में आते हैं और स्पेशली ये बारिश के मौसम में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि कान बहना या कान से डिस्चार्ज आने के क्या कारण होते हैं, ये कैसे डेवलप करता है और हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं। समझते हैं कि कान से डिस्चार्ज क्यों आता है या ये कैसे डेवलप होता है। तो डिस्चार्ज दो कारणों से डेवलप करता है, या तो परेशानी एक्सटर्नल या बाहरी कान की है या कान के मध्य भाग या मिडिल ईयर की है। तो डिस्चार्ज सबसे पहले इन्फेक्शन सजेस्ट करता है। ज़्यादातर केस में ये यही सजेस्ट करता है कि या तो आपके बाहरी भाग में या आपके कान के मध्य भाग में इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण डिस्चार्ज आ रहा है। नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि एक्सटर्नल ईयर का जो डिस्चार्ज होता है वो वाटरी डिस्चार्ज होता है और मिडिल ईयर का जो डिस्चार्ज होता है वो थिक और चिपचिपा पुरलेंट डिस्चार्ज होता है। अब क्या क्या कारण होते हैं डिस्चार्ज के, तो जैसे हमने अभी बात की, अगर एक्सटर्नल ईयर में कोई परेशानी है तो भी उसके कारण डिस्चार्ज आ सकता है। तो परेशानी क्या क्या हो सकती है, तो अगर एक्सटर्नल ईयर में आपने कान को साफ़ करने के लिए कोई ईयरबड या कोई हेयर पिन यूज़ किया है तो उसके कारण फॉलिकुलाइटिस डेवलप कर जाता है तो भी उससे डिस्चार्ज आता है। या कान के बाहरी हिस्से में चोट लगी हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान चोट लगी हो तो भी उससे ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है। या फिर बारिश के मौसम में या कान में किसी भी कारण से कान में पानी गया है तो उसमें एक फंगल इन्फेक्शन डेवलप कर जाता है जिसे हम ओटोमाइकोसिस बोलते हैं, तो उसमें भी वाटरी डिस्चार्ज आता है। या फिर एक्सीडेंट ये या कोई भी हेड ट्रॉमा के केस में भी कभी कभार क्या होता है कि हमारे कान के ठीक ऊपर में हमारा ब्रेन होता है। हमारा कान और ब्रेन एक हड्डी के माध्यम से सेपरेटेड रहता है, तो अगर उस हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है तो जो हमारा ब्रेन का जो फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो भी कभी कभार उस हड्डी से पास करते हुए कान के बाहर से निकल जाता है। पर ये बहुत अनकॉमन कंडीशन है, ये उतना कॉमनली नहीं देखा जाता है। फिर कान के मध्य भाग की अगर हम बात करें तो कान के मध्य भाग में जैसे हमने पहले वीडियो में बात की थी कि अगर बार बार सर्दी लग रही है या बार बार एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, बार बार साइनस इन्फेक्शन हो रहा है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहा है, टॉन्सिल्स हो रहे हैं, तो उसके कारण भी ट्यूब जो है हमारा यूस्टेशियन ट्यूब जो कान को थ्रोट से कनेक्ट करता है वो ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण कान में जो एयर है वो एयर ट्रैप हो जाता है। उसके बाद उसमें इन्फेक्शन डेवलप कर जाता है और ये इन्फेक्शन बाद में पस का रूप ले लेता है और वो कान के पर्दे से रास्ता बनाते हुए या कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाते हुए कान से बाहर निकल जाता है। तो इसे हम पस डिस्चार्ज बोलते हैं। अगर ये पस डिस्चार्ज 6 हफ्तों से कम है तो हम इसे एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अगर ये पस डिस्चार्ज 6 हफ्तों से ज़्यादा है तो हम इसे क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अब हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको कान से डिस्चार्ज या मवाद आ रहा है तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें और आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट की राय ज़रूर लें। आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट आपके कान को पहले एग्जामिन करते हैं, वो देखते हैं कि कान के एक्सटर्नल ईयर की परेशानी है या कान के मध्य भाग की परेशानी है। कुछ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस भी करवाए जाते हैं जैसे कि प्योरटोन ऑडियोमेट्री या फिर एक्सरे सजेस्ट किया जाता है। सबसे पहले कान को ओटोस्कोप से या एंडोस्कोपी के माध्यम से देखा जाता है कि कान में परेशानी है। अगर फंगस है या ओटाइटिस एक्सटर्ना है तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स, दर्द की दवाएं और ईयर ड्रॉप सजेस्ट किया जाता है। अगर देखा जाता है कि कान के पर्दे में छेद है या कान से मवाद आ रहा है जिसके कारण कान से मवाद आ रहा है
तो सबसे पहले तो कान को साफ़ किया जाता है, वो मवाद हटाया जाता है सक्शन के माध्यम से। उसके बाद देखा जाता है कि पर्दा में जो छेद है वो क्या है और वो कैसे ठीक हो सकता है। उसके लिए कुछ-कुछ दवाएँ दी जाती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, ईयर ड्रॉप्स और पेन किलर्स। आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिज़ीज़ को भी ठीक किया जाता है साथ ही साथ। फिर ये देखा जाता है नॉर्मली जो कान के पर्दे में अगर छेद हो जाता है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए सर्जरी एडवाइस की जाती है। वो देखना पड़ता है कि ये सेफ़ वैरायटी है या अनसेफ़ वैरायटी है, उसके हिसाब से फिर सर्जरी की प्लानिंग की जाती है। सर्जरी माइक्रोस्कोप के थ्रू किया जाता है और ये बिल्कुल ही सेफ़ प्रोसीजर होता है। नॉर्मली अराउंड 85 टू 90% केसेस में सर्जरी का सक्सेस रेट होता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे बनाए वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सत्या INENT केयर में अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।